ब्रजेश जी ने जो कुछ कहा वो पूरा का पूरा मेरे ऊपर तो नहीं लगता, क्योंकि एक मैं सामान्य व्यक्ति हूँ और हर एक आदमी के पीछे एक नियत होती है। उसको कहते हैं नियति नियोजनम प्रकृति। नियत जो है, जैसे हम यहाँ आए, हम बैठे हैं, ये भी नियत का विधान है। कभी सोचा नहीं, कभी बैठा नहीं, लेकिन संयोग है कि इनके पिता ने मुझे हिंदी में आगे बढ़ाया। कृष्णाकांत जी भी बहुत मानते थे मुझको, लेकिन हिंदी में प्रेरणा देने की और मेरे भीतर शक्ति देने की स्थिति श्याम बिहारी गुप्त में ही थी। वो बात है, इंटर में जब मैं पढ़ता था तो तुलसी पर उन्होंने एक निबंध दिया था, सबको लिखना था। सब लोगों ने प्रेषित किया के पास। मुझे उन्होंने अलग से बुला करके कहा कि तुम्हें मैं 10 नंबर में 8 नंबर देता हूँ, लेकिन ये भी मेरे लिए कम है। अगर मेरे मुझे गुरु मानते हो तो हिंदी पढ़ो। और उनकी प्रेरणा ने हमको हिंदी में बढ़ाया। मैं तो लॉजिक लेके मैं बी सतीश चंद्र कॉलेज में फिलॉसफी लिए हुए था और मेरा मन था फिलॉसफी से एमए करना, लेकिन वो बार बार यही कहते थे कि हिंदी छोड़ना मत, हिंदी तुम्हारे लिए सर्वप्रथम बात रहेगी। और यही हुआ। और हिंदी से जब मैंने एमए किया तो मेरा अपॉइंटमेंट बॉम्बे में होने वाला था। नईम साहब थे, वो फतेहपुर के, वही मुझे ले जाने लगे। लेकिन वो कुंडा के वैद्य जी मेरे गांव पर आए। उन्होंने कहा कि काहे को आप जाएंगे वहां पर, आप जाइए आसाम, वहाँ मेरा भतीजा रहता आया है, वो जाएगा दीपावली के टाइम, उसी के साथ चले जाइए। मैंने सोचा न समझा, उन्हीं के साथ हो लिया। और वहाँ जा करके मुझे बड़ा कष्ट हुआ प्रारंभ में, क्योंकि कोई हिंदी का माहौल नहीं था। प्रागज्योतिष कॉलेज में उस समय डॉक्टर हीरालाल तिवारी MIL माने प्रधान हिंदी पढ़ाते थे। इसके बाद मैं करीब 1 साल बहुत परेशान रहा, पार्ट टाइम रहा कॉमर्स कॉलेज में, पांडु कॉलेज में। मैंने सोचा कि इस तरह से जीवन कैसे चलेगा। तब तक वो होजाई कॉलेज में वांट निकली, उसमें भर दिया, मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। फिर वहाँ मैं चला गया होजाई कॉलेज में, वहाँ करीब 1 साल 3 महीने रहा। इसके बाद प्रागज्योतिष कॉलेज में पंडित तीर्थनाथ शर्मा प्रिंसिपल थे, संस्कृत के बड़े विद्वान आदमी थे, बंगला का भी प्रभाव, हिंदी को भी जानते थे, असमिया में तो अच्छे थे ही। उन्होंने कहा कि देखो हीरालाल तिवारी, मैं जब तक प्रिंसिपल हूँ यहाँ हिंदी ऑनर्स खोलो। और उनके कहने पर प्रागज्योतिष कॉलेज में ऑनर्स क्लास खुला। उस समय 7 पेपर होते थे, इसके बाद 12 पेपर हुए। तो उन्होंने कहा कि हीरालाल कौन आदमी है जिसको यहाँ लाया जाए। वैसे उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट कॉमर्स कॉलेज में भी दिया था गुवाहाटी, लेकिन उस समय वो सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल भगवान लहकर थे। तो हीरालाल तिवारी ने कहा कि वांट निकाल दी जाए, जो होगा सो होगा। वांट निकले, मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। केवल उन्होंने खबर दी कि क्या तुम आना चाहोगे हमारे कॉलेज में। मैंने कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है सर कि आप जैसे विद्वान की छत्र छाया में रहूँगा, और ऑनर्स खुला है, बहुत बड़ी बात है। और उस समय ऑनर्स में 3 विद्यार्थी थे, 3 ही विद्यार्थी, और वो भी रात में पढ़ाना। लेकिन कष्ट से बड़ा अच्छा फल मिलता है। जब आदमी को, कोई भी आदमी हो, प्रारंभ में जब कष्ट होता है ना, तो आगे चल के बड़ा सुख मिलता है। यही नियत का भी विधान है। 3 विद्यार्थियों को लेकर के मैंने वहाँ ऑनर्स खोला। उस समय हम 2 ही थे, हीरालाल तिवारी और मैं। एक और थे ताराकांत झा जी, पार्ट टाइम लेकर के हम लोग चलाते रहे। लेकिन कभी ये अनुभव नहीं किया कि कितना पढ़ना है, पढ़ाना है। दोपहर तक मैं रहता था, दोपहर के बाद हीरालाल तिवारी आ जाते थे खाना वाना खा के। यही हम लोगों का पीरियड था, चाहे 4 पीरियड पढ़े चाहे 6 पीरियड पढ़े, फर्क नहीं पड़ता। 3 विद्यार्थियों को लेकर के, तीनों विद्यार्थी भी इम्प्लाई, दिन में तो पढ़ ही नहीं सकते, रात में खोला गया। अब धीरे धीरे तीनों विद्यार्थी जब पास कर गए, तब धीरे धीरे बात बढ़ने लगी।
तो फिर विद्यार्थी आने लगे और ऐसी स्थिति आ गई कि अब विद्यार्थियों को हमको करना पड़ा, छटनी करनी पड़ती थी। 55 से अधिक रख नहीं सकते, एक क्लास में 55 विद्यार्थी भी बहुत है। इस तरह से आनर्स बढ़ता गया और फिर 31 अक्टूबर 1970 को MA का डिपार्टमेंट भी खुला गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में। वहाँ भी मैं क्लास करता था अतिथि के रूप में। तो यहाँ 4 पीरियड, यूनिवर्सिटी में भी 2 पीरियड, 6 पीरियड तो डेली में स्कूल की तरह से कटता था। लेकिन वह मैं कभी भी दुख मैंने अनुभव नहीं किया। लगता था कि जीवन ऐसे ही है, बड़ा आनंद आता था। और असम जो है ना, विद्वानों की कदर करता है और असमिया लोगों का हृदय बड़ा साफ है, बड़ा साफ है। वो घर की भी तकलीफ जो कहा नहीं जा सकता ना, वो भी हमसे कह देते थे बेचारे। इसलिए आज भी उनको मैं बड़ा लाइक करता हूँ और कभी कभी क्लास में डांट भी देता था, कुछ कह देता था, बुरा नहीं पाते थे। यहाँ का माहौल देख करके तो मैं कभी कभी ब्रजेश से बोलता रहा यहाँ आने पर कि क्या हो गया मैं समझ नहीं पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पढ़ाई के नाम पर तो कुछ अब है ही नहीं। क्या पढ़ते हैं लड़के क्या नहीं, डिग्री का लड़का है, MA पास है लड़का हिंदी से, उसको यही पता नहीं है कि तुलसी पहले हुए कि कबीर पहले हुए। तो बड़ा दुखद प्रसंग है। तो ऐसी स्थिति में कौन कैसे गुजारा करेगा और क्या करेगा। हमारे असमिया लड़के इस तरह से उत्तर नहीं दे सकते कहीं भी जाए। और बड़ा अच्छा सौभाग्य रहा उनका कि डिग्री कॉलेज में करीब 150 के करीब हमारे प्रोफेसर हैं, विद्यार्थी, और हायर सेकेंडरी में तो पूछना ही किया है। तो माहौल तो वहाँ का सबसे बड़ा बढ़िया है और आज भी वो मुझे बुलाते रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अब मैं बार बार आना तो मेरे लिए संभव नहीं है। अभी भी जाता आ रहता हूँ। घर वाले कहते हैं कि उम्र है नहीं जाना चाहिए, लेकिन वहाँ के माहौल को देख करके, अभी कुबेरनाथ राय पर वो बोलना है हमको यूनिवर्सिटी में, अब माहौल तो कोरोना का है, कैसे जाए कैसे क्या करे, सब लोग तो परेशान हैं। लेकिन अब नवंबर में कोई स्थिति बन जाएगी तो लोग करा देंगे। तो इस तरह से मैं करता रहा जीवन। जैसा कि ब्रजेश जी ने कहा कि मेरा संघर्षमय जीवन है, मैं कहता भी था कि मनु का ही जीवन हमारा जीवन समझ है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जयशंकर प्रसाद मेरे खास प्रिय कवि थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक, ये दोनों के स्तर को मैं देखता था। और आज भी मैं पढ़ता हूँ ना आचार्य शुक्ल की बात को, तो लगता है इस पर तो मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। बड़ी विचित्र बात है, उनका एक वाक्य वो बहुत बड़ा ग्रंथ है। जैसे चिंतामणि में जब भूमिका उन्होंने लिखी तो कह दिया, यात्रा की निकली है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, एक लाइन है बस। और आजकल तो पुस्तकों में आम देखेंगे दुनिया भर की बात, एक ही लाइन है और यह बहुत बड़ी बात है। और प्रसाद जी ने भी चिंता सर्ग पहले ही दिया, वो चिंतामणि है, इनका चिंता सर्ग है। जिस समय प्रसाद जी जब जाते थे घर से, थे पढ़े तो 8 तक ही बेचारे, लेकिन उस पढ़ने से क्या होता है। अध्ययन, उनकी मनीषा, उनकी जिज्ञासा, उनका ज्ञान, बड़े बड़े इतिहासकार माथा टेक देंगे उनकी बातों पर। चाहे वो स्कंदगुप्त नाटक हो, चाहे चंद्रगुप्त नाटक हो, चाहे ध्रुव स्वामिनी हो, चाहे जो भी हो, चाहे राजेश, जो उनके अंदर जो प्रतिभा थी, ऐसी प्रतिभा तो बहुत असंभव किसी को मिला। वो अपने में ही, और देखिए कितना धनी आदमी बाद में गरीब भी हो गया, उनके बड़े भाई भी मर गए, तो उनकी सारी स्थिति जो है अपने ऊपर आ पड़ी। और बाद में यक्षमा का रोग भी उस व्यक्ति को हो गया। लेकिन जब वो बैठते थे, जैसा कि ब्रजेश जी ने कहा, ये मेरा संयोग है कि इतने वर्षों के बाद फिर वही हीरा इनके पिताजी की याद आ जाती है और ये भी मुझे बहुत मानते हैं। तो हिंदी का एक समय था इंटर में, वो करीब 58-59 की बात, और ये आज घटना घट रही है 2020 में। ये अंतराल है, यह नियति है। तो मनु का भी जीवन कुछ ऐसे ही रहा। एक सोचने की बात है कि जो मनु एक हिमालय पर्वत पर, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। कामयानी में एक एक शब्द बहुत जगह आया है और इस पर बड़ा ध्यान देने के लायक है ये विषय।
कामायनी का मेरा इंटरेस्ट, मेरी दिलचस्पी इंटर से ही शुरू हुई। जैसा कि लोग बताते हैं, मैं तो 35 वर्षों तक कामायनी पढ़ाता रहा और नया नया इंटरप्रिटेशन, नई नई व्याख्या देता रहा, लेकिन आज भी हमें ये नहीं लगता कि कामायनी मुझसे कितनी दूर है। मैं भी समय बहुत लगेगा। इस पर एक बात आती है, 1935-36 की बात है। प्रेमचंद जी उस समय बेड पर पड़े हुए थे, बिस्तरे पर। तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने मैथिली शरण गुप्त से कहा कि जाओ प्रसाद जी के पास और उनसे पूछो, कहो कि आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक इस बार दिया जाएगा कामायनी पर। प्रसाद जी तो बिल्कुल खाक पर थे, एकदम दुबले पतले, जो कुश्ती भी लड़ता रहा जीवन बेचारा। उस समय एक बात याद आती है। मैथिली शरण गुप्त से गुप्त जी प्रसाद जी ने कहा कि देखो मैथिली, मैंने कामायनी इसलिए नहीं लिखी है कि मुझे पुरस्कार मिलेगा। मेरे मरने के 100 वर्ष बाद कामायनी समझी जाएगी। 100 वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है, 2037 में पूरा होगा। और कामायनी पूरे विश्व में 120 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। एक से एक धाकड़ लोग हैं, एक से एक समझने वाले में हैं, एक से एक इंटरप्रिटेशन देने वाले हैं। तो इतना विस्तार हुआ, जब अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ, कुलकर्णी साहब ने जब किया, तब लोगों का ध्यान गया। उसके पहले उतना ध्यान नहीं गया। और अंग्रेजी के अनुवाद से पूरे विश्व में कामायनी छा गई। और आज पूरा विश्व कहता है, विश्व में जहाँ जहाँ कामायनी पढ़ाई जा रही है, सब लोग यही कहते हैं कि विश्व में ये प्रमुख काव्य है। गिलगामेश किसी समय था सुमेरियन सभ्यता का, लेकिन उसका जो अन्वेषक है मर चुका है अमृत की खोज में। यहाँ तो अमृत मिला हुआ है। इसलिए प्रसाद जी पर जितनी भी बातें कही जाए, बड़ी बहुत ही कम है। और कभी कभी तो मैं ये समझता हूँ कि कई जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, यहाँ भी एमए के विद्यार्थी बहुत मिलते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ, और हिंदी से एमए पास कर गया है, तो मैं कभी तुमने कभी मुलाकात नहीं की। मैं ये नहीं मैं नहीं कहता कि मैं जानकार हूँ, नहीं, कामायनी के प्रति आस्था, उसके ऊपर एक अनुराग है। और जब किसी विषय पर, किसी सब्जेक्ट विषय पर, किसी किताब पर अनुराग हो जाए, तो उसका बढ़ना तो निश्चित ही है। चाहे वो गलत समझे कोई, चाहे सही समझे, लेकिन उसका अध्ययन उस पर चलता रहता है। आज तो कामायनी पर पीएचडी करने वाले भी बहुत हैं। और उनका जो अध्ययन है, उनकी गहराई है, अपने अपने ढंग से वो कहते हैं। क्योंकि प्रसाद जी ने तो स्वयं कह दिया है, सब कहते हैं खोलो खोलो, छवि देखूंगा जीवन धन की, आवरण स्वयं बनते जाते है, भीड़ लग रही दर्शन की। ये तो सारी बातें, और उन्होंने खुद कहा है अमुक में कि मनोवैज्ञानिक अर्थ कोई निकालना चाहे तो निकाल सकता है। कहाँ कहाँ से जुटा करके इतना सुरम्य, इतना बोधगम्य चीज उन्होंने बना दी, जिस पर तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि कैसे बन गया और कैसे ये लिख दिए उसको। और वो भी जीवन भर चलते रहे। वो कितना सुधार किया है, उसमें काट कूट सब कुछ है। अब तो किताब भी आ गई है जो उन्होंने काटा पीटा है शब्दों को। अब वो किताब प्रकाशित भी है। और उस समय कामायनी का नाम वो श्रद्धा देना चाहते थे। देखिए उनके मन में क्या क्या विचार बदल रहा है। श्रद्धा बहुत दिन तक काटा है, फर्स्ट पेज पर श्रद्धा लिख करके बहुत दिन तक उसको रखे है, फिर श्रद्धा को काट दिया, इसकी जगह पर कामायनी उन्होंने रखी। कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो अनुभव किया होगा, और उनका अनुभव बहुत बड़ी मनीषा की चीज है। वो जब कामायनी को पढ़ाने वाला और कामायनी को पढ़ने वाला जरूर इन दोनों किताबों को देख ले कि उनके पीछे क्या उनका विचार घूमता था, कैसे चलता था, तब कामायनी पर सुगम्यता आ पाएगी। और जब भी मैंने तो पहले ही आपसे कहा
कि 35 वर्षों तक की कामायनी पढ़ाता रहा, व्याख्या देता रहा, लेकिन हाथ नहीं लगता। जब मुख मुकर मुकर ये पाही गही में जाए ऐसा अद्भुत वाणी। जितना ही उसको पढ़िए लगता है कि बहुत अधूरा हम है, बहुत अधूरे हैं, इस पर कौन सी बात आए कौन नहीं, कहना बड़ा मुश्किल है। वही मनु जो साधारण हिमालय के पर्वत पर बैठा हुआ है, और सोचने की बात है कि अकेला एक पुरुष भीगे नैनों से, एक पुरुष, वो कहीं प्रसाद जी अपनी बात तो नहीं कह रहे, एक पुरुष भीगे नैनों से। उस समय 1936 में प्रेमचंद प्रगति आंदोलन के प्रेसिडेंट हुए। वामपंथी विचारधारा देश में चल रही थी और देश उधर बह रहा था, और प्रसाद जी उस पर लगाम लगाना चाहते थे कि कहाँ से ये देश जा रहा है, कहाँ बढ़ रहा है। अपनी संस्कृति, अपना दर्शन, अपनी बात को छोड़ करके, और वो पढ़ेगा वो वामपंथी विचारधारा, कार्ल मार्क्स पढ़ेगा, और वेद और पुराण को और उपनिषद को कोई पूछने वाला नहीं है, तो भारत की कमर ही टूट जाएगी। इसीलिए उन्होंने उस समय प्रेसिडेंट प्रेमचंद जी थे, उसके बाद तो गुजर गए। प्रसाद जी 1937 में गुजर गए। तो कुछ बनारस की का दुर्भाग्य भी रहा कि वो 37 बहुत कम उम्र में ही गुजर गए वो। लेकिन जब उन्होंने कामायनी लिखी तो एक पुरुष भीगे नैनों से, देवताओं की आंखों में आंसू नहीं होते, ये कहा जाता है, लेकिन यह पुरुष ही है, यह इंसान ही है जिसकी आंखों में आंसू है। और आंसू न हो तो एक दूसरे से कोई पूछे ना, तो आंसू भी काव्य उन्होंने लिखा। और आश्चर्य इस बात का है कि कामायनी में आंसू को रखना चाहते थे, फिर बाद में उन्होंने आंसू को अलग कर दिया, क्योंकि वो व्यक्तिगत चीज थी। और कामायनी पर जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरे मरने के 100 वर्ष बाद कामायनी समझी जाएगी, तो समझने की बात उन्होंने कही। कितनी पढ़ाई होगी ये इस पर विचार नहीं किया। और जब मनु बैठा है, देख रहा है, चिंता कर रहा है, चिंतेन विजानाति चिंते आत्मा विनश्यति। चिंता बहुत बड़ी चीज है, लेकिन चिंतन हो उसके साथ। चिता दहत निर्जीव को चिंता जीव समीप। यह बात नहीं है कि चिंता करने से आदमी दुबला पतला होता है, बीमार पड़ जाता है। कुछ वो उनका शैवागम दर्शन है, वो कश्मीरी शैव दर्शन है। तो उस चिंतन का अर्थ होता है चिंता का अर्थ चिंतन होता है। जितना ही चिंतन करेगा उतना ही अपनी अंतरात्मा को पाता रहेगा वो, और बाह्य दृष्टि पर जाएगा, अमुक ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो आत्मा को पकड़ नहीं पाएगा वो। इसलिए उनकी चिंता आत्म तत्व का बोध है, आत्म तत्व को पहचानने की उनकी कला है। तो उसी चिंता से वो मनु जो है चिंतन कर रहा है। ये भी जानता है कि मृत्यु होगी, मृत्यु अरिचि निद्रे तेरा हिमानी शासित। मृत्यु पर भी बोध है, जीवन पर भी बोध है, और सारी बातें वो उथल पुथल में है। प्रलय की भी स्थिति देख रहे हो। एक पुरुष वही व्यक्ति जो है करुणाद्र नेत्रों से, उनकी आंखों में आंसू है। और आंसू ये काव्य का पहला पक्ष है कि जिसके अंदर आंसू नहीं वो काव्य क्या लिखेगा। तो काव्य के मर्म को उसने समेट दिया। एक तो भीगे देख रहा था प्रलय प्रवाह, उस प्रलय प्रवाह को, ये प्रलय वो तो एक ऐतिहासिक है, वो प्रलय पौराणिक है, लेकिन ये प्रलय कम नहीं है जो पूरे देश में वामपंथी विचारधारा आ जाए और पूरा देश जहन्नुम में चला जाए। ये भी तो प्रलय है। उस दृश्य से बहुत गहराई से देखा, और इस बात को निराला जी भी समझते थे कि प्रसाद जी जिधर जा रहे हैं वही सही। और निराला जी ने प्रसाद पर स्तुति की, प्रसाद की निराला जी ने, वो किसी की नहीं करते थे। तो इससे भी एक बहुत बड़ी बात बनती है। और मनु जब खाना बना के जैसे तैसे हम उनसे बनाते हैं, तो क्या करते थे कि कहीं जो बचा हुआ अन्न था हम लोग तो फेंक देते हैं, वो कहीं रख देते थे। होगा इससे तृप्त अपरिचित सहज समझ सुख पाते थे। वो दूर रख आते थे, कहते कोई हमारे जैसा भागा आदमी होगा, पा जाएगा, खा लेगा। और देख यही संपर्क श्रद्धा और मनु का होगा। वो भी श्रद्धा भी देखती कौन आदमी है यहाँ अकेला है,
जो कि ये अन्न खाना रख देता है, और वही रास्ता देख करके आने जाने का इनके पास चली है। और जब चली आई तो